हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फ्लाइट 11 में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस विद पीसेस का नाम पर शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो अपने किनाजाएँ होते हैं वो शिशु और वैन से उस विवाह के विषय में बात करते हैं। लाइक शादी तो पहले राम से ही तय हुई थी वैन किसी की, बट वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करती है, जिसके कारण अब शिशु के ऊपर दायित्व आ जाता है इस विवाह करने का, और वो तैयार भी हो जाता है शिशु की फैमिली के लिए और उसके राज्य के लिए। और वैन सिंह भी इस विवाह के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अभी हमें काया को दिखाया जाता है जो कि अपने महल में होती है तायहुल सेक्ट में, और वहाँ पर वो अपने कक्ष में इधर उधर घूम रही होती है, क्योंकि उसे कोई सूचना नहीं मिली थी वहाँ जंग में क्या हुआ था उसकी, क्योंकि हिरणों तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। अभी वहाँ पर उसके दासी गौशम आती है, जो कि एकदम ही भागते हुए आई थी क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी। तो वो आती है कहती है, रानी काया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अभी जो अपनी काया होती है गौशम को देखती है और कहती है, हाँ निसंदेह, शीघ्र आओ। अभी वो आती है वहाँ पे और वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रही होती है, तो अपनी काया को तो समझ में नहीं आता है। वो कहती है, गौशम क्या हुआ तुम्हें? ये किसी दशा बना रखी है? जो काया थी फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर उठाती है और उसे पानी देती पीने के लिए। अभी कौशिक पानी पीती है, उसके बाद काया की तरफ देखती है जो कि उसके सामने खड़ी थी और बड़ी ही चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। अभी काया कहती है, क्या हुआ? ऐसी बदहवासी क्यों आई यहाँ पे? सब ठीक है ना? अभी जो कौशिक होती है वो उसे देखती रहती है, अपनी गर्दन नीचे करती है और नाम से रहती है। अभी काया के तो हाथ पाँव ही लग जाते हैं, वो बहुत घबरा जाती है। वो कहती है, क्या हुआ है? क्या हुआ है कौशिक? अभी जो कौशिक होती है वो बेड से उठती है और कहती है, आपके लिए 2 सूचना है, एक बुरी एक अच्छी। अभी जो अपनी काया होती है वो कहती है, बुरी वाली बताओ पहले। अभी वो कहती है, ज़रूर महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। अभी काया सुनती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो 2 कदम पीछे हटती है और कहती है, नहीं कौशिक, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हंसी ठिठोली कर रही हो ना, है ना? अभी कौशिक कहती है, नहीं रानी काया। अभी कौशिक कहती है, नहीं रानी काया, मैं सत्य कह रही हूँ, महाराज अब नहीं रहे और महाराज और राजकुमारों ने उस राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है। उस महल में जितनी भी औरतें थी, जितने भी बच्चे थे, सबने आत्महत्या कर ली। अभी जो अपनी काया थी वो सुन के सीधे ज़मीन पे गिर जाती है। अभी वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, बिल्कुल ब्लैंक सी हो गई होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो मतलब अभी पत्थर सी हो गई होती है। अभी जो कौशिक होती है उसे देख रही होती है, फिर वो भी जमीन पर बैठ जाती है और काया के दोनों शोल्डर्स को पकड़ती है और कहती है, रानी समझिए को तू, रानी जयदेव महाराज की पत्नी अभी भी जीवित है। अभी जो काया होती है वो स्टिल बस ऐसे ही रहती है। अभी जो अपनी कौशिक होती है वो उसे और जोड़ती है और कहती है, महारानी होश में आइए, जयदेव महाराज की पत्नी जीवित है, राजकुमार भी जीवित है। अभी जब काया राजकुमार शब्द सुनती है तब उसका दिमाग एकदम से ही थोड़ा खुलता है, तो उसे वैन का ख्याल आता है। लाइक इतनी शॉकिंग, इतनी डरावनी बात सुनकर वो इतनी सहने रह गई थी कि वैन के बारे में तो एक बार के लिए भूल ही गई थी। अभी वो जो अपनी कौशिक थी उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैन के साथ क्या पिताजी ने, वो कहाँ है? अभी जब अपनी कौशिक होती है कहती है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ रानी काया, मेरी पूरी बात सुनिए। राजकुमार वैन जीवित है और वो महाराज के कब्जे में भी नहीं है। अभी जो काया होती है वो एकदम ही हैरानी से उसे देखने लग जाती है, क्योंकि बात तो यही हुई थी कि वो उसको कैद कर लेंगे। अभी वो कहती है, अर्थात क्या कहना क्या चाहती हो तुम? अभी जो अपनी कौशिक होती है वो फिर वो इंसिडेंट बताती है
जो कि वहाँ पर जंगल में हुआ था, अपने बिच्छू, पेनिंग, वैन और साजिश के बीच में। अभी जो अपनी काया होती है, अब जाकर उसकी जान में जान आती है, वो एकदम अपनी आंखें बंद करती है, अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे भगवान, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं किसी का भी इनके हाथ में लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मेरे प्राण लेने, आप मेरे प्राण ले लीजिएगा, पर मैं किसी का भी पिताजी के हाथ में लगने पाए। मैं कुछ भी करूँगी, बस उन्हें कुछ ना हो। अभी जो अपनी काशी होती है, वो गाय का हाथ होल्ड करती हो, कहती है, कुछ भी नहीं होगा राजकुमार को। अभी इस कठिन समय में साजिश राजकुमार ने उनकी रक्षा की है ना, आगे भी भगवान कोई ना कोई रास्ता उनके लिए बना ही देगा, जिससे वो सुरक्षित रहेंगे। अभी जो गाय होती है, वो अपने आंसू साफ करती है और साफ करती है। अभी तभी उसे महारानी का ख्याल आता है। वो कहती है, महारानी, महारानी कहाँ है? अभी जो काशी होती है, उन्हें महाराज ने कैद करवा दिया है। अभी जो गाय होती है, वो आंखें बंद करती है और उसे बहुत डर लगता है ये सब सुन के। अभी जो काशी होती है, वो कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और इस समय की भी एक खासियत होती है, वो भी गुस्सा नहीं जाता है। अभी गाय नोट करती है इसकी बात पे। अभी गाय को कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? अभी काशी कहती है, एक सेवक आया था बुद्ध घाटी से, जिसने सब बताया। अभी गाय कहती है, बिच्छू भैया ठीक है ना? अभी वो कहती है, हाँ वो ठीक है और पहले से बेहतर भी है। अभी गाय अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर रखती है और कहती है, सब क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा? अभी जो गाय होती है, उसके सर पे बस काशी हाथ ही फेर रही होती है उसे कंसोल करने के लिए। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें 4 मौसम जागीर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब लेकिन वैसे होते हैं, वो अपने मंत्री, महामंत्री जो भी थे, उनके सलाहकार, उन सबसे इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अभी जो महामंत्री होते हैं, वो कहते हैं, महाराज, आप जानते हैं हम क्या कह रहे हैं और क्या करने का सोच रहे हैं आप? अभी किरण सिंह कहते हैं, भली बात ही जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। अभी महामंत्री कहते हैं, किंतु राजकुमार आपके पुत्र है और वेंकी सिंह राजकुमार आपके मित्र के पुत्र, आप उन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी वो कहते हैं, अभी मेरे लिए मेरी प्रजा, मेरे लोग अधिक मायने रखते हैं। मुझे उस साजिश से अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिकार लेना ही है। मुझे वेंकी सिंह को उसका राज्य वापस करना है, भाभी को वापस लाना है, और यदि इसके लिए मुझे मेरे बेटों की खुशियों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी ना, मैं दे दूँगा। अभी महामंत्री कहते हैं, जिस प्रजा के लिए आप इतना सोच रहे हैं ना, आपके निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी वो। अभी केवल सिंह कहते हैं, उन्हें स्वीकार करना ही होगा और वो करेंगे। मुझे पता है वो अवश्य इस निर्णय का सम्मान भी करेंगे और इसे स्वीकृति भी देंगे। अभी हमें दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें किन वैन, वेंकी सिंह, सीशु, फुमोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने महल के उस हिस्से पर खड़े हुए होते हैं, लाइक ऑब्वियसली किन वैन के महल के, जहाँ से नीचे पूरी आवाम थी, और उन्हें खासकर इस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए बुलाया गया था कि लाइक वेंकी सिंह और सीशु का विवाह हो रहा है। और अभी तक ना जाओजुंग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया होता, क्योंकि उसे भी बिच्छू की चिंता हो रही थी। बिच्छू को काफ़ी चोटें आई थी ना, तो अभी उसके लिए कंसर्न था। उसने सोचा था कि वेंकी सिंह कहाँ ही जाएगा, वहीं तो रहने वाला है, उसके बाद वो उसे अच्छे से देख लेगा एक बार बिच्छू ठीक हो जाए। एंड यही उसकी सबसे बड़ी खोज साबित होने वाली थी। खैर, हमें किन वैन और इन सभी लोगों को दिखाया जाता है। अभी किन वैन कहते हैं, आप सभी को लग रहा होगा ना कि मैंने आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। अभी सब खामोश रहते हैं। अभी किन वैन कहते हैं, मैंने आप सभी को यहाँ पर एक विशेष सूचना देने के लिए बुलाया है। अभी जो फुमोंग थी, वो अपने किन वैन के राइट साइड में खड़े थे और लेफ्ट साइड में सीशु खड़ा था और उसके साइड में वेंकी सिंह खड़ा था। अभी वेंकी सिंह उन लोगों को दिख रहा था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा डर लगता था इन लोगों के लिए कि लाइक
अगर इन्होंने इस चीज़ का एक्सेप्ट ही नहीं किया तो जो अपने परिवार हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर वो यहाँ से जाता भी है तब भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी शादी के अलावा, और उसे अभी इस शादी की चिंता नहीं थी। लाइक अगर कोई और लड़का होता, लाइक कोई नॉर्मल सिचुएशन होती और इनके दिन को शादी के लिए फोर्स किया था तो ऑब्वियसली वो उसके खिलाफ रहता, लेकिन वो अभी इतनी तकलीफ़ें देख रखा है, इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहा है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि लाइक क्या हो रहा है उसके आसपास, उसके साथ क्या हो रहा है। एंड वो बस चाहता है कि उसके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो किसी भी तरह से साउजन से अपना बदला ले ले, अपनी माँ को वापस पा ले। तो इसलिए ये शादी उसके लिए कोई ऐसा बहुत बड़ी कुर्बानी ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था। उसे तो शिशु के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एनिमीज़ हैं, पर वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि शिशु अपना मतलब ये जो ड्रीम होता है शादी का वो इस तरह से बर्बाद कर दे। और उसे अभी इन लोगों के लिए चिंता भी हो रही थी कि अगर पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो क्या होगा। तो वो भी बहुत नर्वस हो रहा था। अभी शिशु बहन की तरफ देखता है, और वो जिस तरह से पब्लिक को देख रहा था बहन के सिंह, वो ये भी नोटिस करता है। अभी वो फिर बहन के सिंह के हाथ पर अपना हाथ रखता है, लाइक उसके हाथ को पकड़ता है, जो अपना राधा उतरती थी उसकी तरफ देखता है। अभी उसकी तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अभी जो अपना बहन होता है वो कहता है ये सब अगर सही तरह से नहीं हुआ तो अभी शिशु कहता है उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग किसी तरह से इन सब से छुटकारा पा ही लेंगे। अभी बहन कहता है मेरे कारण ये सब हो रहा है, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है राजकुमार। अभी कहता है आपके कारण कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हमारा विवाह नहीं हुआ तब बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए अभी शांत रहिए, कुछ अनिश्चित नहीं होगा। अभी जो बहन होता है वो फिर वापस से जो अवंती उनकी तरफ देखने लग जाता है, और शिशु भी फिर उनकी तरफ देख रहा होता है। अभी ये लोग इतना बुरा फंसे थे ना, दोनों ही ये विवाह नहीं चाहते, पर दोनों को इस विवाह को करना पड़ रहा था। एंड शिशु भी ऑब्वियसली इस विवाह में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो बहन को उस तरह से पसंद नहीं करता, एंड बहन तो पसंद नहीं करता शिशु को। खैर अभी जब लेकिन वैसा ही होते हैं, वो कहते हैं सूचना देने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। कदाचित जो मैं कहने वाला हूँ वो आप लोगों को पसंद ना आए, आप लोग को अच्छा ना लगे, आप मेरे और मेरे परिवार के बारे में अनुचित बातें सोचें, किंतु मैं सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार मेरी बात को धैर्य से सुनें, अपने राज्य पर विश्वास करें, और अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे सुनिएगा। आज से लगभग 22 साल पहले जब मेरे पुत्र शिशु का जन्म होने वाला था, उसी समय मेरे मित्र जैनरियो की पत्नी, मेरी भाभी, उनकी वो भी एक संतान थी, और वो संतान बहन के सिंह था। हम दोनों ही परिवार इस बात से अत्यधिक पसंद थे, और इसी के चलते मैंने और मेरे मित्र ने एक वचन लिया एक दूसरे से कि चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों की संतानें जब बड़ी हो जाएंगी तो हम उन दोनों का विवाह करा देंगे। अभी जितने भी ऑडियंस थे, जो पब्लिक थे, वो एकदम ही सन्न गई थी सुनकर कि लाइक वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कोई भी उनकी बात को बीच में काट कर कोई प्रश्न नहीं करता। वो सब चाहते थे कि जो अपने किन्नर हैं वो पूरी बात कहें। अभी किन्नर सिंह कहते हैं किंतु हमें ये पता नहीं था कि हम दोनों के घर ही पुत्र का जन्म होगा, लेकिन हम दोनों वचन दे चुके थे दूसरे को, और अब इस बात को 22 साल हो चुके हैं, और इस हिसाब से बहन के सिंह और शिशु दोनों की आयु 21 वर्ष की हो चुकी है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं बहन के सिंह और शिशु का विवाह करवा दूँगा। अभी जो सभी लोग थे वो एकदम ही शॉक मोड में आ गए होते हैं। उनमें से कहता है
ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये असंभव है। अभी किन्वर सिंह कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। और ये तय कौन करता है कि विवाह पुरुष और पुरुष के मध्य नहीं, पुरुष और स्त्री के मध्य होना चाहिए? कहाँ लिखा है ये? कहाँ का ग्रंथ में ये बात लिखी है कि पुरुष और पुरुष के विवाह को अवैध करार किया जाएगा? अभी इंसान कहता है महाराज ये उचित नहीं है। अभी अपने किन्वर सिंह कहते हैं और एक योद्धा होकर अपने वचन को तोड़ देना ये उचित है? अभी वो इंसान चुप जाता है। अभी किन्वर सिंह कहते हैं हम एक योद्धा हैं, जीवन चाहे पर वचन टूटने न पाए, ये हमारी नीति है और मैं अपने मित्र को वचन दे चुका हूँ। इस कारण फैन किसिंग और शिशु का विवाद तो किसी भी हालत में होगा। अभी जो प्रजा होती है वो सब उनकी तरफ देख ही रही होती है, कुछ शौक में थी, कुछ उन्हें बड़े अजीब तरह से देख रही थी। अभी किन्वर सिंह कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपको मेरा निर्णय पसंद नहीं आया आपका, किंतु एक बार, बस एक बार आप में से कोई भी मेरे स्थान पर खुद को रख कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मेरा निर्णय गलत है। एक योद्धा होने के नाते मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता और यही शिक्षा मैंने मेरे पुत्र को भी दी है। और सैंड्रो ने अपने पुत्र को, आप सब मेरा परिवार है इसलिए आशा करता हूँ कि आप सब मेरे निर्णय का सम्मान करेंगे और मुझे समझेंगे। और वो सब लोग खामोश रहते हैं और फिर एकदम से एक आदमी शेयर करता है ऐसे हाथ उठा के और कहता है कि हम आपके साथ हैं। और फिर बाकी सारे लोग भी जो होते हैं वो भी उसको शेयर करते हैं कि लाइक वो भी उनके साथ ही हैं, क्योंकि यार जो अपने किन्वर सिंह थे वो बहुत अच्छे राजा थे। जब से वो राजा बने थे उन्होंने जो उनके पहले वाले राजा थे मतलब उसके पिताजी, उनसे भी बहुत अच्छा काम किया था। वो बहुत मानते थे अपनी प्रजा को और उनकी जितनी भी सल्तनत थी, लाइक बड़ी सल्तनत थी वो भी, तो वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, तो सब उनका बहुत सम्मान करते थे। तो अगर उन्होंने इस निर्णय को लिया भी है तो वो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। अभी ये चार लोग तो एक बार के लिए हैरानी चाहते हैं प्रजा का इतना अच्छा रिएक्शन देखकर। अभी किन्वर सिंह फिर स्माइल करते हैं और उनको वेव करते हैं उन सभी लोगों को और कहते हैं धन्यवाद हमें समझने के लिए, हमारी बात का सम्मान रखने के लिए। अभी जो माँ होती है वो भी उन्हें धन्यवाद कहती हैं और देशु और बहन भी। अभी बहन तो स्टिल सैड ही होता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसके कारण से जो अपने किन्वर सिंह उन्होंने झूठ बोला अपनी प्रजा से, जिन्हें वो अपनी फैमिली मानते हैं। और वो झूठ नहीं बोलते, वो सच में अपनी प्रजा को अपनी फैमिली मानते हैं, लेकिन उन्होंने इतने झूठ बोले आज। अभी हमें श्याम का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर फैन किसिंग, काऊ फैनिंग, शिशु और अपने श्याम थे। ऑब्वियसली वो बेड पे बैठी हुई थी और एकदम ही सैड होकर रखी हुई थी वो। अभी शिशु उसके पास बैठा था और कहता है कब तक इसी तरह का चेहरा बनाने वाली हो तुम? अभी श्याम कहती है ये सब मेरे कारण हो रहा है, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। भैया भैया अब पिताजी से कहीं ना मैं इस विवाह के लिए सच हूँ, आपको इन सब में ना फंसा है। अभी शिशु कहता है हरगिज़ नहीं, तुम ये विवाह हरगिज़ नहीं करोगे। अभी अजान कहते भैया आप समझ नहीं रहे हैं, ये कार्य मेरा था, मुझे ही करना चाहिए, आप इन समय मत पढ़िए, मैं पिताजी से स्वयं बात करूँगी। अभी शिशु कहता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं इस विवाह के लिए मन बना चुका हूँ और ये बात तो मैं ही करूँगा। और वैसे भी अब कुछ कहने करने के लिए बहुत ही रुझ चुकी है श्याम, पिताजी घोषणा कर चुके हैं। और वैसे भी फैन किसिंग कोई खिलौना नहीं है कि कल को तुमसे विवाह हो रहा है, मुझसे विवाह हो रहा है, फिर तुमसे विवाह हो रहा है। ये तमाशा नहीं है, ये असल ज़िंदगी है। अभी श्याम साइड होकर अपना फेस नीचे करती है। अभी जो उसके दोनों गाल पर अपना हाथ रखता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है श्याम मेरी बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ऐसे ही होना था, ऐसे ही लिखा था। जो वचन टूट चुका है उसको इसी तरह से जुड़ना था, हमारा भाग्य ऐसा ही बना है। तुम, मैं, फैन, हमारे परिवार कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसके लिए।
तो मैं यही चाहता हूँ तुम इन सबसे दूर रहो, और मैं देखना जब तुम्हारे विवाह की बात आएगी ना, तुम्हारे लिए इतना अच्छा वर चुनूँगा कि समस्त संसार देखेगा। अभी जो श्याम होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है, उसकी पूरी आँखें भर गई होती हैं। वो अपना सर वापस नीचे करती है और कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अभी जीशु से हक करता और कहता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे होना लिखा था और मुझे कोई समस्या नहीं है, सच में कोई समस्या नहीं है मुझे। और वैसे भी ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें जिस तरह अच्छी होगी ना, अभी श्याम उस तरह देखती हुई थी अच्छी, इसमें क्या अच्छी चीज़ हुई है भैया। अब वो कहता है, देख ये मैं कैसे कहना, मुझसे बहुत मना करते हैं, ये तो तुम भी जानती हो है ना। श्याम अपनी बात चिपकाती है। अभी कहता है, लेकिन यदि विवाह हो जाता है तो इन्हें हर समय मेरा ही मुक्त होना होगा, और ये तो बहुत ही अच्छा अवसर होगा मेरे पास इन्हें परेशान करने का, है ना। तो वजह चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, और भले ही हम दोनों का विवाह अजीब हालातों में हो, किंतु यह अवसर तो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर होगा। और फिर वेंकटेश की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार मैंने ठीक कहा ना। अभी जो नगन होता है वो शिशु की तरफ देखता है और शिशु उसे देख के स्माइल नहीं करता, पर वो इशारे में श्याम की तरफ देखता है। लाइक ऐसे वो इशारा करता है जैसे वैन को समझ में आ रहा था और वैनिंग को श्याम को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वैसे भी वो वैन और शिशु दोनों की तरफ देख रही थी। तो जब वो वैन की तरफ देख रही थी ना, तभी जब नंदिशा तो इशारे में से बोलता है श्याम की तरफ हिंट करके, तो वेंकटेश सिंह फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है श्याम की तरफ, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि शिशु क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ऑब्वियसली श्याम को चेयरअप करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी इस बात को लेकर, और उसे तो पता भी नहीं था 2 दिन में कैसे कुछ हुआ है। लाइक एक तो उसे होश भी लेट आया था, इनसे और भी किसी ने उसे बताया नहीं था इस बारे में कि लाइक ऐसा कुछ होने वाला है। एंड उसे मोस्टली उन्होंने रेस्ट करने के लिए कहा था, एंड वो पूछ भी रही थी कि लाइक अब क्या। तो अपना शिशु भी यही कह रहा था कि लाइक तुम्हें शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैटर सॉल्व हो गया है। और अभी आज सुबह ही उसे पता चला था, लेकिन तब तक ये लोग घोषणा के लिए जा चुके थे। उसे तासी नहीं बताते तो उसने फोर्सफुली पूछा था, एंड अभी वो बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए शिशु से चेयरअप कर रहा था। अभी वैनी पे श्याम की तरफ देखा था, पर श्याम उसे टोटली इग्नोर कर रही थी। लाइक उसे पता था कि वैनी उसकी तरफ देख रहा है, पर उसे इग्नोर कर रही थी। खैर अभी यहाँ से हमें बहुत घड़ी का सीन दिखाया जाता है। हमें जो प्राण साउचिन था उसका महल दिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो साउचिन का महल है। अभी वो अपने कक्ष में ही होता है, वहाँ पर वो यहाँ भी बैठा हुआ होता है, एंड बिच्छू भी वहीं पर ही बैठा हुआ था। लाइक वो पहले तो बहुत बेहतर था, तो अभी वो वहीं पर बैठा हुआ था। एंड अभी साउचिन ये बोल रहा था कि तो वो ठीक हो जाए तो फिर हम लोग अटैक करेंगे अपने 4 वहम जगीर पे। अभी तभी वहाँ पे एक सेवक आता है और कहता है, महाराज आपसे आपका कोई दूध मिलना चाहता है। अभी जो अपने साउचिन होते हैं कहते हैं, अंदर भेजो से। अभी वो इंसान आता है और कहता है, प्रणाम महाराज। और फिर वो उन दोनों की तरफ देखता है, लाइक वुयान और बिच्छू की तरफ, और उन्हें भी वो प्रणाम करते हैं। अभी फिर साउचिन कहते हैं, क्या समाचार लाए हो। अभी दूध कहता है, जी महाराज वो बिच्छू कहता है, यदि अगले क्षण तुमने कुछ बताया नहीं तो ये ज़बान महाराज वो कहने के लिए भी नहीं बचेगी। अभी वो दूध तो डर ही जाता है। अभी जो मुझे होता कहता है, बिच्छू जरा ध्यान से, वो भयभीत हो गया है। अभी जो बिच्छू होता है वो बस अपनी आय रोल करता है। अभी राजी कहते हैं, सुना नहीं तुमने बिच्छू ने क्या कहा, शीघ्र बोलो, मुझे में सही नाम की चीज़ नहीं है। अभी वो दूध कहता है, 4 मौसम जागीर में महाराज किन्वा सिंह ने बहुत ही विचित्र घोषणा की है। अभी जब राजा होता है वो कहता है, विचित्र घोषणा अर्थात। अभी वो कहता है, उन्होंने घोषणा की है कि वो राजकुमार साहु शिशु और राजकुमार वेंकटेश सिंह का विवाह करवा देंगे। अभी ये चीज़ सुनकर वो यार बिच्छू साउचिन तीनों के होश हो जाते हैं। अभी साउचिन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है,
विवाह वैन केसिंग का साउथ एशिया से। अभी वो कहता है जी महाराज, मुझे मुझे यही पता चला है। अभी जब मैच्योर होता हुआ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है। अभी जो अपना साक्षी होता है वो कहता है ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी मुझे किन मैजैन से, वो ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है। अभी वो यहाँ कहता है यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अभी साक्षी कहता है उसने कुछ भी सोचा हो, पर वैन केसिंग केवल मेरा है, केवल मेरा। अब चाहे उसे प्राप्त करने के लिए मुझे समस्त चारों समझागिर को आग के हवाले क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। लेकिन वैन केसिंग किसी और का नहीं हो सकता। और ये जो किन मैजैन में चाल चली है ना, इसका परिणाम वो भुगतेगा। अभी वो यार कुछ बोलने वाला था, उससे पहले तो कहता है महाराज मुझे आपको कुछ और बताना है। अभी साढ़े उस तरफ देखता है और कहता है क्या। अभी वो दूध कहता है मैंने सुना है कि ये विवाह वैन केसिंग और साजिशों के जन्म से पूर्व ही तय हो गया था, जब वो दोनों अपनी माताओं के घर में थे। अभी बिच्छू कहता है क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कहता है जी क्योंकि उन्हें लगा था कि उन दोनों में से किसी के घर में लड़की और किसी के घर में लड़की का जन्म होगा, इसीलिए। अभी जो अपना मुहैया होता है वो कहता है परंतु यहाँ तो दोनों ही पुरुष है ना। अभी सार्जन कहता है मान रहा तुम सब, और ओयान तुम्हें इस मूर्ख के मुँह लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो दूध की तरफ देखता है कहता है जाओ यहाँ से। अभी वो दूध वहाँ से चला आता है। अभी जो अपना सार्जन होता है वो फिर पड़ा रहता है। अभी कहता है चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे विवाह किसी भी कारण से हो रहा हो, ये कोई चाल है, वचन है या कुछ भी, किंतु वैन केसिंग केवल मेरा है। उसकी हर सांस पे, उसकी रूह पर, सब पर मेरा अधिकार है। अभी पिक्चर जो होता है वो सार्जन की तरफ भी देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है अंदर ही अंदर, पर वो कुछ बोलता नहीं है। अभी खैर फिर वो थोड़ा आगे आता है और सार्जन के शोल्डर पे हाथ रखता है। सार्जन उस तरफ बढ़ के देखता है। अभी बच्चों कहता है तो क्या करना चाहते हैं पिताजी, आपका जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। अभी सार्जन कहता है करना क्या है, हमें 4 मौसम जागीर पर आक्रमण करना है। अभी ओयान उनके सामने आता है कहता है पिताजी ये सही नहीं है। अभी सार्जन कहता है तुम मुझे मैं बताओ क्या सही है और क्या नहीं। वैन केसिंग को प्राप्त करने के लिए सब कुछ सही है। अभी ओयान कहता है ज़रा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए पिताजी, अभी अभी जब हुई है, कितने सारे सिपाही घायल हैं, कितने मर गए हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे सिपाही हैं, किंतु वो सब भी अभी इस युद्ध से उभर नहीं पाए हैं। हम अभी युद्ध के लिए सज्ज नहीं हैं, युद्ध नहीं कर सकते हम। और यदि आप उसके बाद भी युद्ध करना चाहते हैं तो निसंदेह हमारी पराजय ही होगी। अभी बच्चों कहता है पिताजी वो यह सही कह रहा है, हम अभी युद्ध के लिए सज्ज नहीं हैं। इतनी सेना में कितने सैनिक घायल हुए हैं, कितने मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और बाकी सैनिक सही हैं, लेकिन वो भी अभी इस युद्ध के लिए सज्ज नहीं हो पाएंगे। अभी सार्जन कहता है तो तुम होना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं बस यहाँ खड़े होकर तमाशा देखता रहूँ और मेरा वैन केसिंग उससे चुका हो जाए। मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। मैंने वैन केसिंग के लिए ये सब कुछ किया, उसके लिए इस राज्य को जीता, उसके लिए उसके पिता को मारा, उसके लिए इतना सब किया, और अंत में वो मुझे ही ना मिले तो क्या लाभ इन सबका। मुझे इस राज्य में कोई रुचि नहीं थी और ना ही इसकी संपत्ति में कोई रुचि है। मुझे सिर्फ वैन केसिंग चाहिए था, आज वही नहीं है मेरे पास, तो क्या मतलब है इन सबका। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो सार्जन के सामने आता है और कहता है मैं आपकी व्यथा समझता हूँ, किंतु विवाह होने के लिए बाकी समस्त राजाओं की भी तो अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसका क्या, वो नहीं मिलेगी और ना ही विवाह होगा। अभी सार्जन बिच्छू की तरफ देखता है। बिच्छू कहता है मेरा विश्वास कीजिए, कौन से राजा इस बात की अनुमति देंगे कि तो पुरुषों का विवाह हो जाए। अभी जो अपना सार्जन होता है वो
बिच्छू के दोनों शोल्डर पे हाथ रखता है, कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो यूँ ही भयभीत हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी वो फिर अपने बिच्छू के घर पे हाथ रखता है और कहता है तुम ही मेरी व्यथा को समझते हो सबसे अधिक। अभी बिच्छू बस उसे देख के स्माइल करता है और वो यहाँ नहीं सब देख रहा होता है, पर उसे कोई जलन नहीं हो रही थी बिच्छू को लेकर, उसे तो वन किसिंग की चिंता ही हो रही थी। लाइक ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से वन किसिंग काफ़ी वाह होने वाला है, वो भी ऑब्वियसली उसकी मर्ज़ी से नहीं। एंड उसे वन किसिंग के साथ जो भी कुछ अभी हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला, उन सबको लेकर बहुत ही बुरा फील हो रहा था। अभी यहाँ से हमारा से शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमें जहाँ पर सब जगह के दरबार को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे राजा मौजूद थे और जो अपने किला सिंह थे वो अपने सिंहासन में बैठे थे और उनके एक साइड में अपने में शिशु खड़े थे। अभी एक राजा कहता है आप अभी क्या कह रहे हैं राजा साहब, इन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? अपने पुत्र के लिए आपको कोई राजकुमारी नहीं मिली? ये तो इतने शूरवीर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने मोहक हैं, कोई भी राजकुमारी इनसे विवाह करने के लिए तुरंत यहाँ कर देगी, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वो भी राजकुमार वैन, राजकुमार वैन ही क्यों? अभी जो एक दूसरे राजा होते हैं वो कहते हैं ये ठीक कह रहे हैं महाराज, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अभी किरवा सिंह कहते हैं ये निर्णय हमने अभी नहीं लिया है, आपको हम बता चुके हैं इस बारे में। अभी वो कहते हैं ठीक है, तो वचन को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, वचन आपके पुत्र की ज़िंदगी से बड़ा तो नहीं है ना। अभी वो कहते हैं बेशक है, हमारे लिए हमारा वचन सबसे ऊपर है और हमारे पुत्र से भी ऊपर। और शिशु और वैन अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सबको इस बात से क्या दिक्कत है। अभी जो पहले राजा बोले थे ना वो कहते हैं क्या दिक्कत है, ये दोनों पुरुष हैं, पुरुष, इनका विवाह नहीं हो सकता, ये प्रकृति और हमारी सभ्यता के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता और हम आपको ऐसे करने भी नहीं देंगे। अभी कितना सिंह कहते हैं यदि ऐसा है तो क्या मैं इसे मेरे आदेश की अवहेलना समझूं, क्या मैं ये समझूं कि आप मेरे विरुद्ध जाना चाहते हैं? अभी वो राजा कहता है ऐसी बात नहीं है किन्वा सिंह, किंतु आप भी इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अभी और फिर राजकुमार वैन की तरफ देखता है और कहता है और ये राजकुमार, इनका तो मैं क्या ही बखान करूं, जब से अपने माता पिता के घर जन्म लिया है उनको सिवाय अपमान के कुछ भी नहीं दिया है, उन्हें कितने अपमान का सामना करना पड़ा इनकी वजह से, और ये तो एक राजा बनने के, एक राजकुमार बनने के योग्य भी नहीं थे। इन्हें तो कोई भी कला नहीं आती है सिवाय तीरंदाजी के और घुड़सवारी के, कुछ नहीं आता इन्हें। अभी शिशु और किन्वा सिंह दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है, गुस्सा तो वैसे वन को भी आ रहा था पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, कि अभी उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो इन लोगों से लड़ सके, तो वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। लेकिन किन्वा सिंह शिशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी शिशु एक कदम जाने वाला होता है तभी वन उसको उसकी ड्रेस के कपड़े से पकड़ के रोक लेता है, लाइक जो कमर के पास का हिस्सा बना कपड़े का उससे पकड़ के उसे रोक लेता है। अभी शिशु वन की तरफ देखता है और वह नाम से रहता है। अभी शिशु वन को घूर के देखता ही रहता है कुछ समय, फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है। अब वो इंसान वैसे कहता है यदि ये इंसान आपके घर में आया ना तो आपके घर की सुख शांति को भी आग लगा देगा, ये लड़का ऐसा है। अभी दूसरा लड़का कहता है, लाइक दूसरा वाला राजा, लाइक वो तीसरे वाला राजा थे, वो अभी ही बोले थे, वो कहते हैं और वैसे भी ये आपके पुत्र के योग्य है भी नहीं, क्यों ऐसे विवाह करवा के अपने पुत्र का जीवन नरक बना रहे हैं? देखिए तनिक इसको और ज़रा सा बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कहीं से भी ये राजकुमार शिशु के योग्य है? राजकुमार शिशु कितने शूर हुई है, कितने काबिल है, और ये कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। ये तो इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि लड़कियां भी इससे अधिक शक्तिशाली होंगी। अब तक जो अपना शिशु था उसका सब्र का बांध टूट जाता है। उसने जो अपनी वेस्ट में तलवार रखी हुई होती है, लाइक पुराने टाइम पे लोग रखते थे ना, तो वैसी तलवार जो रखी थी उसने, वो एकदम से उसे निकालता है और जो इंसान ये बात बोल रहा था उसकी गर्दन पे रख देता है और कहता है एक और शब्द
एक और शब्द मेरे होने वाले पति के लिए आपने कहा तो उसके लिए गलत शब्द बोलने वाली आपकी ज़ुबान के साथ आपके शरीर के भी इतने टुकड़े कर दूंगा कि आपके घर वाले आपका अंतिम संस्कार ही नहीं कर पाएंगे। अभी वहाँ पर जितने भी लोग थे, लाइक बहुत सारे राजा एंड जितने भी वहाँ पे मंत्री थे अपने किन्नर संघ के, जो भी नोबल लोग थे, वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे ये दृश्य देखकर। इवन पेन के भी बहुत ज़्यादा शौक था और घबरा गया था। लेकिन अपने किन्नर संघ जो थे ना, वो अब तक जो गुस्से में थे, लाइक पेन केजिंग के बारे में, इस शादी के बारे में लोग इतना सब कुछ बोले, तो वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे, तो वो भी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो अभी जब वो ये सीन देखते हैं तो वो स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें देखिए बहुत अच्छा लग रहा था कि जो प्रिंसेस जो है रोवेन के लिए स्टाइल ले रहा है एंड ही वॉज रियली वेटिंग फॉर दैट। वो खुद कुछ नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि सीशु ही कुछ करे एंड हियर यू गो, सीशु ने स्टैंड लिया वेन के लिए। अभी जिस इंसान के कदम पे अपने शिष्य ने तलवार रखी थी, लाइक वो राजा, वो बहुत ही भयभीत नजर से अपने शिष्य को देख रहा होता है। वो कहता है राजकुमार, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं, आप उचित नहीं कर रहे हैं। अभी शिशु तलवार को और उसकी गर्दन के करीब करता है और कहता है, तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या उचित है और क्या नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वो अनुचित है और आप सब यहाँ पर जो करते हैं वो उचित। कमाल है। अभी जो एक राजा थे वो कहते हैं, क्या अर्थ है आपका। अभी जो अपना शिष्य था वो उस इंसान के गर्दन से तलवार हटा देता है और अपनी तलवार को अपने हाथ में ही लिया होता है। लाइक जैसे बैडमिंटन के टाइम में बैंड जो होता है, बैट वो लटकाया नहीं रहता है, हाथ में पकड़ के रखा हुआ होता है, तो वो नीचे की तरफ ही होता है, तो वो तलवार को ऐसे ही पकड़े हुए होता है और उस पर उस इंसान का हल्का सा खून भी लगा होता है जिसकी गर्दन पे कट लग गया था उस तलवार से। वो उन सब की तरफ देखता है और कहता है, आप सब यहाँ पर संस्कृति, प्रकृति, सभ्यता का ढिढोरा पीट रहे हैं ना, कि मेरे और बहन के विवाह से इन सब पर लांछन लग जाएगा, है ना। अभी जो राजा बोला था वो कहता है, निसंदेह लगेगा ये अनुचित है। अभी जब नजीता कहता है, जी ये अनुचित है, किंतु यहाँ पर विराजे जितने भी राजा हैं उनमें से अधिकतर राजाओं ने अपनी पत्नियों के होने के बावजूद पुरुषों को अपनी उपपत्नी बनाकर रखा हुआ है। वो उचित है किंतु ये उचित नहीं। अभी वो राजा कहता है, किंतु ये दोनों अलग बातें हैं। अभी यीशु कहता है, कैसे अलग बातें हैं, मुझे भी समझाइए। अभी वो राजा कहता है, आप बहुत छोटे हैं ये सब समझने के लिए। अभी यीशु कहता है, यदि समझदारी का पता इसी तरह लगता ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा, बड़े इंसान में अधिक समझदारी है छोटे इंसान में नहीं, तो यहाँ पर आज ये तमाशा हो ही नहीं रहा होता। अभी वो इंसान कहता है, राजकुमार शिशु, बात को समझने की कोशिश कीजिए। राजाओं के शौक होते हैं ऐसे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस तरह किसी से विवाह कर लें, किसी पुरुष से। अभी उसकी बात पे ना जब शिशु होता है वो सरकास्टिकली हंसने लग जाता है और हंसते हंसते वो क्लैप बजा रहा होता है। अभी वहाँ जितने भी राजा थे वो सब शिशु को देख रहे होते हैं। अभी शिशु कहता है, कमाल है कमाल है, क्या बातें हैं आप लोगों की। राजा नहीं, आप तो एकदम चाणक्य की तरह बातें कर रहे हैं। क्या बुद्धि, क्या सोच है, शर्म नहीं आती इतनी घटिया बात करते हुए। अभी जो राजा होता है वो ऑफेंड हो गया होता है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। अभी बेन उसके पास आता है शिशु के और कहता है, राजकुमार शिशु बस कीजिए, मेरे कारण ये सब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी शिशु कहता है, क्यों नहीं है, अवश्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा, उनके सम्मान को कैसे संभालेगा। फिर वो उन सभी की तरफ देखता है और कहता है, आप सबको क्या लगा था, बहन किस दिन का अपमान यूँ ही करते रहेंगे आप सब, और मैं और मेरे बेटा बस देखते रहेंगे। घिन आती है आप सबकी सोच पर। एक पुरुष को अपने मनोरंजन का साधन समझ सकते हैं, किंतु यदि कोई पुरुष से एक पुरुष होकर विवाह करे तो आप सबकी संस्कृति घट जाती है। एक पत्नी के होते हुए तमाम पत्नियां रखना वो उचित है, तमाम पत्नियां रखने के बावजूद
पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाते हुए शर्म नहीं आती, किंतु यदि कोई पुरुष होकर पुरुष के साथ विवाह करे, जीवन साथी बनाने से, तो वो गलत है। वाह, क्या विचार है! मैं तो दीवाना हो गया आप लोगों के विचार का। अभी वहाँ पर वो फिर उन सभी राजाओं को देखता है गुस्से में और कहता है, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, हमने यहाँ पर आपको आमंत्रित इसलिए नहीं किया था कि आप लोगों की राय जाने, हमने यहाँ पर आपको सिर्फ सूचित करने के लिए आमंत्रित किया था। किंतु मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, यदि आप सबके नीच कार्य उचित है, तो मेरा और बहन का विवाह तो इस समस्त संसार का सबसे पाप कार्य है जो मैं करने जा रहा हूँ, और मुझे आप में से किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। आप सबको आवश्यकता है 4 मौसम जागीर की। 4 मौसम जागीर को आप सबकी नहीं। तो ये निर्णय आपका है। मैं आप में से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता था। आपसे इस तरह से बात करने की इच्छा नहीं थी मुझे, और ना ही ये मेरे संस्कार है। किंतु मर्यादा आप लोगों ने तोड़ी थी पहले, मैंने नहीं। और अब उचित यही होगा कि आप पेन केसिंग को उसी सम्मान की दृष्टि से देखें जिस सम्मान से आप मुझे देखते हैं। यही आप सबके लिए उचित होगा। पेन केसिंग के विरुद्ध एक भी शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कोई राह चलता इंसान नहीं है, 4 मौसम जागीर के राजकुमार का होने वाला पति है। तो अच्छा होगा उसे सम्मान से ही देखें आप सब, वरना मैं पिताजी की तरह दयालु नहीं हूँ, इसलिए पहले से जिद कर रहा हूँ। अभी वो सब बस शिशु को देख रहे होते हैं, एंड शिशु भी बहुत ही गुस्से में वहाँ पर उन सबको देख रहा होता है। लेकिन वह सिंहासन से मुस्कुराते उतर के आते हैं और अपने शिशु के दोनों शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, गर्व है मुझे तुम पर कि तुम मेरे पुत्र हो। देखा तो मुझसे भी अच्छे राजा बनोगे। जिस भांति तुमने आज बहन के लिए यहाँ पर सबके समक्ष ऐसी बात की, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तुम सच में बहुत ही अच्छे राजा बनोगे और बहुत ही अच्छे पति भी। अभी जो शिशु था वो जैसे ही बात सुनता है उसके दिल की तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अभी धीरे से अपने बहन की तरफ देखता है जो कि अपनी किन्वा सिंह की तरफ देख रहा था। अभी किन्वा सिंह फिर उन लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि आप सबको आपका जवाब मिल गया होगा। पेन केसिंग और शिशु का विवाह होगा, समस्त रीति रिवाजों के साथ ही होगा, और मैं आप सभी को उसके लिए आमंत्रित भी करता हूँ। आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किंतु गलती मेरे पुत्र की नहीं है। आपको पेन केसिंग के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत ही अशोभनीय बर्ताव था आपका, और इसका उत्तर तो आपको मिलना ही था। तो अगली बार से जरा सतर्क रहिएगा। अभी जो सारे राजा होते हैं वो किन्वा सिंह को ग्रीट करते हैं, किन्वा सिंह उन्हें ग्रीट करते हैं, और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना बहन होता है वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया होता है आज के इंसिडेंट के बाद, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि जो भी यहाँ पे तमाशा हुआ वो, और उसे लग रहा था कि सब उसी के कारण हुआ है, तो उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें बहन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कक्ष में होता है और वो घर पे बैठा हुआ होता है, और ये सब चीज़ें जो भी कुछ अभी रिसेंटली हुआ जो आज वो सब सोच रहा होता है। अभी बहनी वहाँ पे आता है, अभी वो कहता है, राजकुमार। अभी बहन उसकी तरफ देखता है। अभी ऐसा ना कि बहनी को इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। बहन किसी ने कभी ये सब नहीं कहा था कि मतलब तुम इजाज़त लेकर आओ, उससे पूरी आज़ादी थी। बहन किसी ने सो भी रहा होगा तो वो बिना खलल डाले आ सकता है, उसे कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। अभी बहन उसकी तरफ देखता है। अभी बहन कहता है, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अभी बहन कहता है, चिंता के अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता हूँ, और ये कहकर वो अपने सिर को हल्का नीचे कर लेता है। अभी बहनी उसके पास ज़मीन पे आके बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता चला जो आज दरबार में हुआ बहुत ही बुरा हुआ, कि तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राजकुमार ऋषि ने आपके लिए लोगों से लड़ाई की। अभी बहन कहता है, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा बहनी। अभी बहनी कहता है, परंतु क्यों, ये तो अच्छा है ना। अभी बहन कहता है, कुछ अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए लड़े
ये मुझे पसंद नहीं। मेरे कारण वैसे भी ये परिवार बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। और आज जो हुआ उसके बाद तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। अभी फैनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है राजकुमार। अभी फैन कहता है ऐसा ही है। उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर सबके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। पहले भूत घाटी में और अब यहाँ। उस दिन वहाँ पिताजी को नहीं, मुझे ही मर जाना चाहिए था। इन सब का कारण केवल मैं हूँ। अभी फैनी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बुरे लोगों की वजह से हो रहा है। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बेटा आपके साथ ही बुरा होता आया है। आप किसी भी बात के लिए खुद को दोष मत दीजिए। अभी चुप लगा रहता है, कहता है तो क्या करूं, किसे दोष दूं? अपने भाग्य को तुम्हें दोष दे ही नहीं सकता। उस पर तो मेरा बस ही नहीं है, केवल स्वयं पर है। अभी फैनी कहता है आप अधिक सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि राजकुमार शिशु कितने अच्छे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। और जैसा आपने बताया था वो वैसे तो नहीं है। वो बालपन में ऐसे ही होंगे जैसा आपने मुझे बताया, किंतु अब देखिए आपके लिए कैसे लड़ रहे थे वो। अभी फैन कहता है इसी बात का तो अफसोस है। अभी वो ऐसे बोलता है तभी फैनी की नज़र ना दरवाजे की तरफ पड़ती है जहाँ से शिशु आ रहा होता है। एंड वो ऑब्वियसली बेखबर था कि वैन क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैन की नज़र वहाँ पे पड़ी थी वैसे ही शिशु ने उसकी बात भी सुनी थी, जो उसने कहा था ना इसी बात का तो अफसोस है। अभी जो शिशु था वो ये बात सुनकर रुक गया था। अभी जो फैनी होता है वो शिशु की तरफ होता है, फिर वैन की तरफ होता है। अभी वैन कहता है मती मारी गई है उनकी, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरे लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब करके वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अभी जो फैनी होता है वो कहता है राजकुमार शांत हो जाइए। अभी वो तो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। अभी जो फैनी होता है वो शिशु की तरफ देखता है और शिशु अपनी एक फिंगर से लाइक जो थंब के बाद जो फिंगर होती है ना, लाइक उंगलियों की जहाँ पे शुरू होती है, उस उंगली को अपने होठों पर लगा के इशारे से ही उसे मना करता है अपनी गर्दन हिलाकर कि वो कुछ बोले ना और चुप रहे। अभी वैनिंग को तो समझ नहीं आता कि वो करेगा। वो एक की तरफ देखता है, फिर कहता है बचपन में तो हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे, आप पता नहीं अचानक से क्या हो गया उनको, बिल्कुल ही काया पलट गई उनकी। किंतु परेशान तो मैं अभी भी हुआ ना उनके कारण। अभी शिशु सब सुन ही रहा होता है। अभी वैनिंग कहता है राजकुमार अब शांत हो जाइए आप। अभी जो मैन होता है वो खड़ा होता है और कहता है कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे शांत हो जाऊँ? मुझ पर बेहतरीन मैं ही जानता हूँ ये अपराध बहुत मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अगर मेरे कारण राजकुमार शिशु पे कोई भी बात आई ना तो मुझे सहन नहीं होगा। मैं उनसे घृणा करता हूँ, बहुत ज़्यादा घृणा, ताउम्र करता रहूँगा। किंतु मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण उन पर कोई भी आ जाए। ये सब मुझसे सहन नहीं होगा। वैनिंग तो अपना सर ही पकड़ लेता है शिशु के बारे में वैन की ये सब बातें सुन के। अभी वैन कहता है समझ में नहीं आ रहा है कि यदि अभी ये सब हो रहा है, हमारा विवाह हो गया तब क्या होगा? शिशु मेरे लिए इसी तरह सबसे लड़ाई करते रहेंगे क्या? अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है यदि हमारा विवाह नहीं भी हुआ तो भी मैं इसी तरह आपके लिए लड़ता रहूँगा। मेरे आपके सम्मान के लिए लड़ने के लिए हमारे विवाह के होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो फैन होता है वो एकदम पलट के देखता है और वो शॉक हो गया होता है शिशु को देखकर। अभी वो फैनिंग की तरफ देखता है जो कि ज़मीन पे बैठा हुआ होता है, अपने सर को पकड़े हुए होता है। अभी जो अपना शिशु होता है उसे देखता है और फिर वापस ही फैनिंग को देखता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है उसे मत देखिए, मैंने उससे कहा था कि वो कुछ ना बोले। अभी फैनिंग ज़मीन से उठता है, अपने शिशु की तरफ देखता है और कहता है मुझे जाना चाहिए राजकुमार। और ये कहकर वो अपने फैन की तरफ देखता है और उसे ग्रीट करता है
वो दुखित होता है कि वेंकी सिंह मतलब वो इतना कुछ बोल रहा था और वो बता भी नहीं पाया। तो वेंकी सिंह उसे देख रहा था और वो बस अपनी नज़र झुकाकर उसे ग्रीट करके अपने दिशु को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। अभी जो पैर होता है वो और दिशु कक्ष में अकेले होते हैं। अभी जो प्राण आता है वो कहता है, यूँ छिप छिप कर बातें सुनना अच्छी बातें नहीं होती है राजकुमार, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अभी दिशु कहता है, यूँ पीठ पीछे बुराई करना ये शोभा देता है आपको, आप भी तो राजकुमार हैं। अभी मैंने कहता है, आप सामने से बात मानते कहाँ हैं। अभी दिशु कहता है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था। वो लोग आपका अपमान कर रहे थे, मुझे वहाँ पर आपके अपमान में कही हुई बातें सुननी चाहिए थी, यही कहना चाहते हैं ना आप। अभी मैं कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे कारण से आपको कोई कष्ट ना हो। अभी अपना शिशु पेन की तरफ अपने कदम बढ़ाता है कुछ और थोड़ा सा पास में आके कहता है, क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए यदि आपके कारण मुझे कष्ट हो। आपने ही अभी कहा था ना वैनिक से कि आप मुझसे घृणा करते हैं, तो जिससे घृणा करते हैं उससे कष्ट देने में तो आनंद मिलता है, तो आप ये क्यों नहीं चाहते। और आप ऐसे ही समझ लीजिए ना कि बचपन में मैंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, इतनी पीड़ा पहुंचाई है, तो ये बस उसका एक परिणाम है। इससे आपके दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी और मुझे यूँ पीठ पीछे मेरी बुराई सुनने को भी नहीं मिलेगी। अभी पेन कहता है, आप स्वयं ही यहाँ पे आए थे बिना बताए, यदि आप बता देते कि आप यहाँ पे हैं तो मैं बुराई करता ही नहीं आपकी। अभी शिशु अपने दोनों आर्म्स को फोल्ड करता है, स्माइल करता है और कहता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अभी पेन कहता है, ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही सीना चोरी कर रहा हूँ, मैं बस ये सब नहीं चाहता था। अभी जो अपना शिशु होता है वो बेन के बेड पे आके बैठ जाता है और बेन तो खड़ा ही रहता है। वो कहता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नहीं चाहता था, ना आप, ना मैं, ना आपके परिवार वाले, ना मेरे परिवार वाले, लेकिन अब हो रहा है तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और आपके कारण यहाँ पर कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा है, किंतु यदि ये विवाह नहीं हुआ तो बहुत कुछ अनुचित हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का अपराध बोध अपने हृदय में मत लीजिए और जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। अभी फैन कहता है, आपको बुरा नहीं लग रहा। अभी शिशु कहता है, किस बात का। अभी फैन कहता है, हर राजकुमार ये चाहता है ना कि उसकी एक अच्छी सी लड़की से शादी हो, और यहाँ पर आपका विवाह मुझसे हो रहा है, मुझसे। और कहकर वो साइड वे में देखने लग जाता है। अभी अपना शिशु होता है वो इनको थोड़ी देर तो देखता रहता है और कहता है, आपको पता है आप कितने मूर्ख हैं। अभी मैं उसकी तरफ देखता है। अभी शिशु कहता है, मूर्ख, समझते हैं ना इसका मतलब। अभी जो अपना मैन होता है कहता है, जी वाली बात ही समझता हूँ। अभी शिशु कहता है, सर्वप्रथम स्वयं को लेकर इतनी गलत बातें अपने मन में मत रखिए, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, मेरे मन में कभी विवाह का ख्याल ही नहीं आया। ये आयु मेरे विवाह के बारे में सोचने की थोड़ी है, ये आयु तो मेरे इस राज्य के बारे में, राज्य के कल्याण के बारे में सोचने की है। तो मुझे विवाह के विषय में कुछ भी नहीं सोचना था, ना ही कोई ऐसा ख्याल मेरे मन में आया कि मेरी होने वाली पत्नी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। मुझे इन सब बातों में रुचि नहीं थी, मुझे मेरे राज्य के बारे में सोचना है। अभी पेन किसी मुझसे देखता रहता है। अभी शिशु कहता है, और यदि राज्य की भलाई इसी में ही है कि मेरा विवाह आपसे हो तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी किसी ने यहाँ पर अभी कहा था कि वो मुझसे घृणा करता है, तो ये तो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर हुआ ना कि उस इंसान को मुझे सदैव अपनी नज़रों के सामने देखना होगा और मैं उसे ताउम्र परेशान करता रहूँगा, है ना राजकुमार बहन। अभी बहन कैसे उसे देखता रहता है और फिर कहता है, इतनी बड़ी समस्या आ गई है और आपको अभी भी हंसी मजाक सोच रहा है। अभी शिशु कहता है, जब समस्या हो
तो सिर्फ रखकर हंसी मजाक करना चाहिए, जिससे मन को शांति मिलती है। और मैं तो आपको भी यही सुझाव दूंगा। अभी शिशु की बात पे मैंने आइडल करता है, फिर कहता है अगर आपका हंसी मजाक हो गया हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी जो अपना शिशु था वो भी फिर सीरियस हो जाता है और कहता है हाँ जी कहिए। अभी वो कहता है ये जो विवाह है जो हमारे बीच होगा। अभी शिशु कहता है जी। अभी फिर कहता है मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार घाटी मुझे वापस से मिल जाए तब हम इस विवाह को तोड़ देंगे। आपको इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी हमेशा के लिए। अभी शिशु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या? अभी फैन कहता है जी, आपको फिर इस रिश्ते में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम जिससे चाहे विवाह कर सकते हैं। हमें सिर्फ तब तक साथ रहना है जब तक सावर सिंह को मैं उसकी असली जगह नहीं पहुँचा देता, जब तक मैं सावर से अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेता, तब तक की बात है। इसके बाद आपको इस रिश्ते में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम दोनों अपना जीवन जैसे चाहें वैसे व्यतीत कर सकते हैं बिना किसी बंधन के। अभी जब अपना दृश्य होता है वो वैन के कुछ सेकंड देखता है, फिर कहता है उचित है, क्या मुझे इस बारे में पिताजी को बता देना चाहिए? अभी वैन कहता है नहीं, हरगिज़ नहीं, अभी उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। वो वैसे अभी जाकर चैन से थोड़ा सुकून ले पाए हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये सब पता चले तो व्यतीत हो जाए पूरा। अभी ऋषि कहता है आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी दो पुरुषों की शादी बहुत ही अच्छी बात है, किंतु उनकी जो दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, ना मुझसे प्रेम करते हैं ना मैं आपसे, तो इस विवाह को उस समय तोड़ देना ही बेहतर रहेगा जब हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपको आपका राज्य मिल जाएगा। तब इस विवाह की ज़रूरत नहीं रहेगी। और बिना प्रेम के वैसे भी टाउन में कोई ऐसे रिश्ते में कैसे रह सकता है। अभी वैन उसके बात पे नोट करता है। अभी ऋषि फिर कहता है किंतु मैं एक बात के लिए आपको पहले ही सतर्क कर दूँ। अभी वैन कहता है क्या? अभी शिशु कहता है आप मुझसे घृणा करते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु जब तक वो समय आएगा जब हमारा बदला पूरा होगा तब तक आपके हृदय में जो मेरे लिए घृणा है मैं उसे ख़त्म कर चुका हूँ। अभी वैन कहता है देखते हैं। अभी शिशु कहता है देख लेना। और ये कहकर वो फिर उठता है और कहता है अभी आप विश्राम कीजिए, वह है हमारा, तो अच्छा होगा आप अच्छे से विश्राम कर लें। अभी वैन कैसे नोट करता है और वह पे आके बैठ जाता है और फिर शिशु वहाँ से चला आता है। अभी हमें घर को दिखाया जाता है जो कि अपने महल में अपने जो कमरा था उसकी झरोखे के पास बैठी हुई होती है और वही सबसे सोच रही होती है। तो वहाँ पे काशी आती है। अभी एकदम से उठ जाती है और कहती है काशी कहाँ गई थी तुम? अभी जो काशी होती है कहती कुछ नहीं कहा, बहुत ही विचित्र सूचना लेकर आई हूँ आपके पास। अभी क्या कहती है क्या मतलब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? महारानी ठीक है ना? और भैया ठीक है ना? वैन कैसा है? अभी वो कहती है राजकुमार वैन का विवाह तय हो गया है। अभी कहा एकदम यार कहती विवाह, ये कैसी बातें कर रही हो कौशी? उनका विवाह कैसे तय हो सकता है, वो भी अभी? अभी वो कहती है यही सत्य है और जिससे तय हुआ है वो सुनेंगे ना तो आपके पाँव तले ज़मीन नहीं रहेगी। अभी वो कहती है कैसे तय हुआ है? अभी कौशी कहती है राजकुमार शिशु से। अभी जो अपनी कहावत थी वो तो बहुत ही बुरी तरह से आराम जाती है। कहती क्या अब ये संभव है? अभी वो कहती है नहीं, यही सत्य रानी कहा, मैं पहले आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? राजकुमार वैन और राजकुमार शिशु का विवाह होगा, वो भी कल। अभी कल अपने माथे पे हाथ रख लेती है और मन में ही कहती है हे देवी मुझे सब क्या हो रहा है? इनका विवाह शिशु से, ये सब कैसे हो सकता है? तो फिर अपने हाथों को जोड़ती है और मन में ही कहती है
देव आप जो भी कुछ कर रही है सोच समझ के कर रही होंगी। वैन की रक्षा करना, यदि इसमें ही उसकी भलाई है तो इस विवाह को होने देना, बस उन्हें सलामत रखना माँ, उन्हें कुछ भी होने मत देना। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें बड़ा सा वेन्यू दिखाया जाता है, वहाँ पर पूरी डेकोरेशन हो रखी होती है रेड एंड वाइट एंड पिंक रोसेस से, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे सब कुछ सजाया गया होता है। एंड वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं। बहुत ही आलीशान लाइक वो मैरिज हो रही होती है। सबको पता था कि लाइक शादी जो है वो जल्दबाजी में ही हुई है, क्योंकि सभी ये जानते थे कि जब विकेट में सिंह उन्होंने जैनरी को वचन दिया था, इसीलिए शादी हो रही है। लेकिन उस हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई थी वहाँ पे। लाइक लगी ना था कि जल्दबाजी में की गई शादी की डेकोरेशन है। एंड रियल बात तो सिर्फ जो वैन गेजिंग, फैनिंग और जो अपने घोषण का परिवार था वही जानते थे कि रियल कारण क्या है इस शादी के होने का। सो अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, वो लोग भी जो राजा थे वो भी सब आए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उतने बड़े राजा नहीं हैं जो अपने किनवा सिंह उनके समक्ष वो लोग कोई भी नहीं, वो छोटे छोटे रियासतों के राजा है। और जो अपना 4 सीज़न में अनरपुर बहुत बड़ा राज्य है, तो ऑब्वियसली वो लोग किनवा सिंह को ऑफर नहीं कर सकते, तो वो लोग भी वहाँ पे आए थे। एंड वहाँ पर जो अपने सर्जन है उनकी फैमिली को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और ये तो सर्जन भी समझता है ऑब्वियसली। एंड सर्जन के दूत ने जब उसे यहाँ दरबार में हुए इंसान के बारे में बताया था, उसे भी बहुत गुस्सा आया था उस इंसान पर जिसने अपने वैन गेजिंग का अपमान किया था। उसने तो तय ही कर लिया था कि वो उस इंसान को अच्छे से सबक सिखाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। पर फिलहाल के लिए उसे बिच्छू और युवान ने हुयान ने तो बिच्छू और हुयान ने अपने अर्जुन को रोका था। एंड जो अपना बिच्छू था उसने कहा भी था कि इस विवाह को वैसे भी हो जाने दीजिए, अभी हम इसके विरुद्ध कुछ कर नहीं सकते, लेकिन समय जब सही होगा तो ऑब्वियसली वो इसके खिलाफ ज़रूर एक बड़ी जंग करेंगे, और फिर शिशु और उसके समस्त परिवार को ख़त्म भी करेंगे, उस राज्य को भी हथियार लेंगे, और वैन गेजिंग तो उन्हें मिल ही जाएगा। क्योंकि अब जब वैन गेजिंग उस परिवार का हिस्सा होगा, तो अगर वो ये प्रस्ताव रखेंगे उनके पास जंग वाला जो उन्होंने यहाँ पे किया था, तो उनको लाने पर सब कुछ वैसे भी उनको ले लेंगे। लाइक जैसे यहाँ पर लिया था वैसे भी उनका सब कुछ उन्हें मिल ही जाएगा। बट फिलहाल परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो मना ही कर रहा था कि अभी कुछ मत कीजिए। वैसे भी कौन सा ये लव मैरिज है, एक वचन से बनी हुई शादी है, इसका क्या ही फ्यूचर होगा। तो बहुत समझाता है अपने सर्जन को। एंड फिलहाल ये सही भी था। तो परिस्थिति की दशा देखते हुए जो अपना सर्जन था वो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अभी वो जो उसके सैनिक हैं तो वो जंग की कंडीशन में तो नहीं है। सो अभी वो मान जाता है। एंड वो सोचता है कि बाद में इन लोगों को अच्छे से देख लेंगे, वैसे ट्रिक करके जो ये बहुत घड़ी टाइम पर उन्होंने की थी। एंड बैक टू द वेडिंग मेन्यू, हमें अपने किनवा सिंह को दिखाया जाता है। वो वुमेन घोषयाम वैनिंग एक साइड पे खड़े होते हैं, लाइक एक साइड घोषयाम और वैनिंग खड़े होते हैं, एक साइड पूनम और किनवा सिंह स्टेज के ऊपर, और बीच में अपने वैन गेजिंग और शिशु खड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं ऑब्वियसली नॉट इन दैट वे। और उनके पास ही एक पंडित जी खड़े होते हैं, लाइक वो चाइनीज़ वाले। एंड मुझे यूजुअली पता नहीं है कि चाइनीज़ वेडिंग कैसे करते हैं, सो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। सो वहाँ पर जो भी उनकी चाइनीज़ में हिस्टोरिकल वाली रिचुअल होती है वो पंडित जी उन दोनों से करवाते हैं, एंड फिर उस वेडिंग को कंप्लीट करवाते हैं, और सभी वहाँ पे क्लैपिंग करते हैं। एंड फाइनली जो वचन 22 साल पहले लिया गया था वो आज पूरा होता है। एंड वैन गेजिंग अजीशा की शादी हो गई होती है फैमिली से। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो भी शिशु के ही रूम में होता है, क्योंकि अब उसे शिशु के साथ ही उस रूम में रहना होगा। ये तो कंपल्सरी ही होता है ना, तो वो उसी के रूम में होता है। एंड शिशु भी वहाँ पे नहीं होता है, वो खिड़की के पास खड़ा होता है और आसमान को देख रहा होता है। अभी अपना शिशु वहाँ पे आता है, और वैन गेजिंग तुरंत ही उसके हाथ सुन के पलट के देखता है, तो जो अपना शिशु होता है वो अंदर आ जाता है और बेड पे आके बैठ जाता है। और वो अभी वैन की तरफ देखता नहीं है, अभी वैन वापस से
जो अपना आसमान था उसकी तरफ देखने लग जाता है। अभी जो जिशु होता है वो फिर पेन की तरफ देखता है एंड फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो अपना बेड पे आके एक बुक को पढ़ने लग जाता है एंड पेन कैसे स्टिल आसमान को देखे जा रहा होता है। अभी 15-20 मिनट हो जाते हैं अपने जिशु को वो बुक पढ़ते पढ़ते, लेकिन जो पेन होता है वो उधर ही खड़ा होता है और आसमान को बस देख रहा होता है। अभी जिशु उस बुक को रखता है टेबल पे और उठकर अपने पेन के पास आता है और कहता है, रात्रि बहुत हो चुकी है, आपको सोना चाहिए। अभी पेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, क्योंकि रात्रि तो वैसे भी बहुत हो चुकी है, आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। अभी जब अपना जिशु होता है वो स्माइल करता है और कहता है, बातों को घुमाना बखूबी आता है आपको। अभी पेन कहता है, शुक्रिया, किंतु आपको सो जाना चाहिए, मेरे कारण जगिए मत, जाइए सो जाइए। अभी जब अपना जिशु था कहता है, सो तो जाता मैं, किंतु क्या करूँ, वचन बधित हूँ। अभी पेन के सिंह जिशु की तरफ देखता है और कहता है, वचन बधित, किसी को ये वचन दे दिया है क्या आपने कि आप कभी सोएंगे नहीं? अभी जब अपना जिशु था कहता है, तौबा, भगवान ना करे ये दिन आए। अभी पेन कहता है, तो फिर? अभी जिशु कहता है, मैंने काकी माँ को एक वचन दिया था। अभी वैन कैसे क्यूरियस होके अपने जिशु को देखता है, कहता है, माँ को वचन? कैसा वचन? अभी वैन कहता है, यही कि मैं आपसे आपकी क्षमा तो लूँगा ही, किंतु सदैव आपका ध्यान रखूँगा और आपको प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करूँगा। अभी जब अपना वैन आता है कहता है, किससे पूछकर आपने ये वचन दिया था उन्हें? अभी जिशु के एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो जाते हैं। वो पेन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात मेरी काकी माँ और मेरे मध्य की है और मुझे उन्हें वचन देने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपकी भी नहीं। अभी जो जिशु होता है उसके हाथ में वैन बस अपने आइज रोल करता है। अभी जिशु कहता है, खैर अभी काकी माँ को मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए आपके यहाँ पे सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी मेरी है, तो जाएं और विश्राम करें। इस तरह रात में यहाँ पर खड़े रहेंगे, देर तक जगेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और मेरा वचन टूट जाएगा। अभी वैन कहता है, वचन आपने दिया है, मैंने नहीं, मैं किसी वचन से बंधा हुआ नहीं हूँ। जिशु कहता है, सीधी तरह मेरी बात मान लीजिए राजकुमार में, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। अभी वैन कहता है, क्या करेंगे आप? हाँ, हमारा विवाह हो गया है तो क्या आप मुझ पर नियंत्रण करना चाहते हैं? अभी जिशु कहता है, दिमाग खराब है आपका, विवाह हो गया है इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आप पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण करूँगा और ना ही ये मेरा अधिकार है। विवाह ज़रूर हुआ है, हम दोनों एक बंधन में बन चुके हैं, लेकिन इस विवाह में ना तो आपका मुझ पर कोई नियंत्रण होगा ना मेरा आप पर। मैं बस अपने उस वचन को पूरा करना चाहता हूँ जो मैं काकी माँ को दे चुका हूँ, और उसके लिए मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े तो मैं करूँगा। अभी वैन कहता है, तो ये आपका अंतिम निर्णय है? अभी जिशु स्माइल करता है और बेड की तरफ देखते हुए कहता है, जी, यदि पिताजी अब इतने समय पश्चात अपना वचन पूरा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर वो बेड की तरफ देखता है और फिर बेड की तरफ इशारा करता है और कहता है, जाइए, और अगर नहीं जा सकते तो फिर मेरे पास और भी तरीके हैं। तरीके के वो पेन के करीब आने लगता है, लाइक ऑब्वियसली उसे लिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये सब सिर्फ डराने के लिए था। आई पेन जिशु को घूरता है और फिर खैर बिना कुछ बोले जाकर बेड पे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी जिशु वही खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है, ये है ना बात, ऐसे ही अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भला मैं क्यों चाहूँगा कि मैं आपसे किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती करूँ। अरे कहकर वो आकर बेड के दूसरे साइड पर आकर लेट जाता है। अभी जब होता है उसे नींद तो नहीं आ रही होती है, पर वो आँखें बंद करके रखे हुए होता है और जो कंसिश तो उसे भी नींद नहीं आ रही थी, लाइक इतना सब कुछ चल रहा है, कैसे ही नींद आती है ऐसे हालातों में। बट इवेंचुअली वो दोनों ही सो जाते हैं। अभी अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है
जो अपना शिशु होता है आँख पहले उसी की खुलती है, उठता है एंड अपना जो सीलिंग थी सबसे पहले उसकी नज़र उसी पर जाती है। वो फिर पलट के अपने बहन की तरफ देखता है जो कि सो रहा होता है। अभी शिशु फिर उसकी तरफ देख तो रहा ही था, वो अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करता है जिससे उसके हाथ के ऊपर वो अपने हेड को ऊपर करके अपने बहन को देख रहा होता है और बहन भी बहुत सुंदर लग रहा होता है सोते हुए। अभी जो अपना शिशु होता है वो बहन के साथ जो उसके पुराने मोमेंट्स थे वो सब याद कर रहा होता है। वो फिर स्माइल करता है और कहता है आगे के खेल का कोई तोड़ नहीं। किसने सोचा था कि भाग्य हम दोनों को इस बंधन में बांध देगा। ना आपने कभी सोचा होगा ना मैंने। चल कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक अवसर हो गया है अब आपकी घटना को ख़त्म करने का। अभी वो स्माइल करता है बहन को देखते हुए, फिर वो उठता है और बेड से उतर के जाने लगता है। तभी उसकी नज़र वापस बहन पे पड़ती है क्योंकि वो अपने हाथों से मूवमेंट करता है ना, तो उसका ध्यान रहता है वहाँ पे। लगता है कि बहन को ठंड लग रही होती है और वो अपने जो आर्म्स थी उन्हें रब कर रहा होता अपने हाथों से नींद में ही। अभी शिशु ब्लैंकेट जो कि नीचे पड़ा हुआ था उसकी तरफ देखता है और फिर उसे अपने बहन के शोल्डर तक वो उठाता है और तभी बहन जो कि अपने शोल्डर को अपने आर्म को रब कराता है उसकी हैंड को पकड़ लेता है, उसे खींच लेता है नींद में ही। अभी जो अपना शिशु होता है वो बहन के काफ़ी करीब जाता है गिरने के कारण, क्योंकि वो हाथ ही पकड़ लिया था, लेकिन वो ऐसे भी नहीं आता कि उनकी बॉडी टच कर पाए जिससे बहन की उनकी नींद टूटे। तो वो आ गया था उसके करीब। अभी जब शिशु होता है बहन को देखे जा रहा होता है, बहन के सिद्धू सो ही रहा था। अभी जो अपना शिशु था उसे इतना सुंदर इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ना, लाइक जिस खूबसूरती को उसने तब देखा था जब आज जंगल में उससे मिला था, एंड उसे वह उस समय इतना सुंदर लगा था, उसे आज वो इतने करीब से देख रहा था, उसे बस देखता ही रहता है। फिर वो स्माइल करता है और बहन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बेड से उतरता है और जाने लगता है। तभी उसके नजर पर्दों भी पड़ती है जो कि खुले हुए थे, और ऑब्वियसली अगर उसे धूप आती तो बहन की नींद टूट जाती, तो वो जाकर उन्हें बंद कर देता है और फिर कक्ष से चला जाता है। अभी उसके बाद अपने बहन की आँख खुलती है तो ऑब्वियसली वो देखता है कि शिशु वहाँ पे नहीं है। अभी वो फिर रेडी वेडी होता है, उसके बाद वो वहाँ पर एक सेवन था उससे पूछता है कि शिशु कहाँ है, तो वो बताते कि वो युद्ध कला का अभ्यास कर रहे हैं। तो अपना बहन के भी वहीं पर चला जाता है। अभी वहाँ जो अपना शिशु था वो वहाँ पर कुछ सिपाहियों के साथ अपने युद्ध कला का अभ्यास कर रहा होता है, और जब बहन तो वहाँ पर आता है, बट जो अपना शिशु था वो रियलाइज़ कर लेता है कि बहन किसी वहाँ पे आया है, पर वो अपने युद्ध कला को रोकता नहीं है। वो अपना पूरा अभ्यास वहाँ पे करता है। उसके बाद अभ्यास करने के बाद जो सैनिक होते हैं वो बहन को ग्रीट करते हैं और फिर शिशु को भी वो ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना शिशु था वो पलट के बहन किसी की तरफ देखता है और बहन किसी उसे देखता है। फिर जो अपना शिशु था वो कहता है यहाँ सुबह सुबह कोई काम था तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते। अभी बहन कहता है मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अभी शिशु कहता है बोले क्या हुआ, कोई समस्या है। अभी जो प्राणा वो कहता है मुझे युद्ध कला सीखनी है। अभी शिशु तो बहुत ही हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या। अभी जो प्राणा होता है वो कहता है मुझे युद्ध कला सीखनी है। अभी जो अपना शिशु होता है वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है देखिए बहन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी, आप युद्ध कला सीख नहीं सकते। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, किंतु युद्ध कला सीखने में जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं वो आप झेल नहीं पाएंगे। अभी मैं कहता है मैं सब झेल लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। अभी वो कहता है ये संभव नहीं है, मैंने समझने की कोशिश कीजिए, आपका शरीर ये झेल नहीं पाएगा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप। अभी वो कहता है आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शिशु, साहसी ने मेरे पिता की हत्या कर दी है, मेरे समस्त राज्य को अपने अधीन कर लिया है। मेरी माँ के साथ पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, और मैं एक पुत्र होने के नाते, एक राजकुमार होने के नाते अपने राज्य के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप इस रिश्ते को समझते हैं? क्या
मेरी दशा समझ सकते हैं। मेरी मातृभूमि चीख चीख कर मुझे पुकार रही है। मुझे हर समय मेरी मातृभूमि की आवाज़ आती है। मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा अपने राज्य के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, उन लोगों के लिए जिनके बीच में पला बड़ा हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी शिशु उसके पास आता है और उसके दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखता हुआ कहता है, वैन मैं आपकी मनोस्थिति समझता हूँ, किंतु आप भी वास्तविकता को समझिए। आपका राज्य और आपकी माँ दोनों ही आपको वापस मिलेंगे। आपने इस परिवार को अपनाया है, आपने मुझे अपनाया है। मैं वचन देता हूँ आपको, आपका राज्य, आपकी माँ आपको सुरक्षित वापस मिलेंगे। लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते। अभी फैन उसके दोनों हाथों को हटाता है और पिछड़ता है और कहता है, समझते क्यों नहीं हैं आप? बेशक मैंने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा है, आपसे रिश्ता जोड़ा है और आप लोगों की सहायता लगेगी मुझे, किंतु मैं साजिद को स्वयं मारना चाहता हूँ। उसका हृदय निकाल कर उसकी जान लेना चाहता हूँ। इन हाथों ने मेरे पिता की जान ली है। मैं उन हाथों को साजिद के शरीर से निकाल फेंकना चाहता हूँ। मैं उसकी वो दशा करना चाहता हूँ जिसे देखकर मेरे माता के हृदय को शांति मिले, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले, जो उन्हें तभी मिलेगी जब मैं उनका पुत्र उस साजिद को उसके कर्म की सजा दूंगा। अभी जो नतीजा होता है वो बहुत ही ध्यान से वैन केसिंग को देख रहा होता है। वो उसके अंदर जो आग लगी हुई है ना प्रतिशोध की, जो तकलीफ थी जो उसके अंदर भरी हुई थी, वो सब कुछ वो देख पा रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था वैन केसिंग के लिए। एक लड़का जो कि पहले ही अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख चुका है, इतनी तकलीफ़ें झेल चुका है, वो और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देख रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसके अंदर जो खुद के लिए इतना सारा गिल्ट था वो तो था ही, तो वो और भी ज़्यादा वैन केसिंग की तकलीफ़ को महसूस कर पा रहा था। वो फिर वापस से वैन के एक शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, वैन मैं आपकी समस्या समझता हूँ, आपकी भावनाएं भी मैं समझ रहा हूँ, किंतु आप भी मेरी बात समझिए कि ये तो कला बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर ये सब नहीं झेल सकता। अभी मैंने कहता है, मुझे स्वीकार है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। मैं अपने राज्य, अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर इसमें मेरे प्राणों की आहुति लग जाएगी तो मुझे कोई इसमें गिला नहीं होगा। कम से कम मेरे अंदर एक तसल्ली तो रहेगी कि मेरी मृत्यु उस कारण से हुई जिस परिश्रम से मैंने इस राज्य को जीतना चाहा, अपनी मातृभूमि को वापस प्राप्त करना चाहा। कम से कम इस चीज़ की खुशी तो होगी मेरे अंदर, वरना मेरा रोम मुझे तितकार रहा है। स्वयं से इतनी घिन, इतनी पीड़ा अब सहन नहीं हो रही मुझसे, नहीं हो रही मुझसे सहन। शिशु, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अभी शिशु तुरंत से वैन केसिंग को हक्का लेता है। अभी वैन केसिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी शिशु फिर कहता है, आपके लिए जो कर सका वो करूँगा, किंतु आपको मेरी बात माननी होगी। अभी वैन कहता है, कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा। अभी शिशु स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो युद्ध कला आपको मैं ही सिखाऊंगा और इस पर हमारी कोई बहस नहीं होगी। अभी जो वैन होता है वो कहता है, मंजूर है। एंड अभी शिशु ने ये इसीलिए कहा था कि वो वैन को युद्ध कला सिखाएगा, क्योंकि अगर कोई और उसे युद्ध कला सिखाता है तो ऑब्वियसली शिशु को उसकी चिंता लगी रहेगी, और अगर वो स्वयं से ही उसे युद्ध कला सिखाएगा तो वो उसे युद्ध कला सिखा भी देगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि वैन केसिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर उसे तकलीफ़ होगी भी तो वो तुरंत से उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करवा देगा। तो इसलिए उसने खुद कहा ना, जिससे उसे भी तसल्ली बनी रहेगी। लाइक इससे एक देर से कई निशाने लग जाएंगे। अभी वैन केसिंग से फिर शिशु अलग होता है और कहता है, तो कल से आपका अभ्यास शुरू, ठीक है। अभी वैन केसिंग कहता है, धन्यवाद शिशु। अभी शिशु कहता है, कोई बात नहीं, वैसे यूँ तो आप मुझे बेवजह ही इतना बुरा इंसान समझते हैं, मैं इतना बुरा भी इंसान नहीं हूँ, और वैसे भी अपने पति के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना।
अभी जीशु अपनी आइज रोल करता है पर वो स्माइल कर रहा होता है। अभी पेन कहता है चलें। अभी जीशु कहता है जी बिल्कुल। अरे कहकर दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड अभी हम भी जाते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय विंसू तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी CFF के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय विंसू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय।